एक्यूट सीवियर एग्जासर्बेशन ऑफ एस्थमा, इसकी कॉजेज़ क्या हैं? एक पेशेंट एस्थमेटिक है और उसको अचानक एग्जासर्बेशन आ जाए, तो एग्जासर्बेशन की मोस्ट कॉमन कॉज है वायरल इन्फेक्शंस। उसके अलावा बाकी अदर कॉजेज़ में मोल्ड्स हैं, पोलन्स हैं और एयर पोल्यूशन। अच्छा, क्राइटेरिया क्या है कि हम लेबल करें कि पेशेंट को एक्यूट एग्जासर्बेशन ऑफ एस्थमा हुई है, और साइंस क्या होते हैं? पहले क्राइटेरिया की बात कर लेते हैं। पीक एक्सपायरेटरी फ्लो 33 to 50%, टेकिकार्डिया, हार्ट रेट अबव 100, टेकिपनिया, रेस्पिरेटरी रेट अबव 25 per minute, और inability to complete sentence in one breath. These 4 points are the criteria to label acute severe asthma. साइंस क्या होते हैं? इसमें पेशेंट को बहुत ज़्यादा स्वेटिंग हो रही होती है, डायफोरेसिस, और पेशेंट अपने असेसरी मसल्स को यूज़ करता है। ठीक है, ये साइंस हो गए। टेकिकार्डिया, टिकिपनिया, डायफोरेसिस, इनएबिलिटी टू कंप्लीट सेंटेंस इन वन ब्रेथ एंड यूज़ ऑफ असेसरी मसल्स ऑफ रेस्पिरेशन। उसके बाद एक और एस्थमा की जो क्लिनिकल पिक्चर हो सकती है, जो कि एक्यूट सीवियर एस्थमा से भी आगे की नेक्स्ट लेवल की बात है, दैट इज़ लाइफ थ्रेटनिंग एस्थमा, जिसमें इम्पेंडिंग रेस्पिरेटरी फेलियर है, पेशेंट रेस्पिरेटरी फेलियर की तरफ जा रहा है अभी। इसमें क्या क्राइटेरिया है? इसमें पीक एक्सपायरेटरी फ्लो लेस देन 33%, हाइपोक्सीमिया, partial pressure of oxygen in arterial blood is less than 60, hypercapnia, partial pressure of carbon dioxide more than 45, saturation less than 92, silent chest. This is very important. अब आप कंपेयर अगर करें एक्यूट सीवियर एस्थमा को लाइफ थ्रेटनिंग एस्थमा के साथ, तो एक्यूट सीवियर एस्थमा में पेशेंट का कॉम्पेंसेटरी मैकेनिज्म काम कर रहा है, वो टेकिपनिया और हाइपर वेंटिलेशन की तरफ जा रहा है, जबकि लाइफ थ्रेटनिंग एस्थमा में रेस्पिरेटरी मसल फटीग हो जाती है। मसल फटीग की वजह से हम इसको साइलेंट चेस्ट कहेंगे, ब्रेथ साउंड्स एब्सेंट हैं। अब क्योंकि साइलेंट चेस्ट है, हाइपोवेंटिलेशन है, तो तभी हाइपर कैपनिया होता है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन एक्यूट सीवियर एस्थमा एंड लाइफ थ्रेटनिंग एस्थमा, और यू कैन सिंपली से इम्पेंडिंग रेस्पिरेटरी फेलियर। इसमें बस आपने एक बात याद रखनी है कि इसमें पेशेंट की जो रेस्पिरेटरी एफर्ट है ना, वो बहुत मिनिमल सी रह गई है, तभी साइलेंट चेस्ट है, तभी हाइपरकैपनिया हो रहा है पेशेंट को, साइनोसिस, हाइपोक्सीमिया हो रहा है। और अब दोबारा इसको कंपेयर कर लें एक्यूट सीवियर एस्थमा के साथ, इसमें पेशेंट टेकिकार्डिया में होता है, इसमें ब्रेडिकार्डिया और हाइपोटेंशन में डिलीरियम, ड्राउजीनेस, एग्जॉस्शन और कोमाटोस भी हो सकता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द क्लिनिकल पिक्चर और क्राइटेरिया ऑफ लाइफ थ्रेटनिंग एस्थमा। ये एक पॉइंट ये भी याद रखें, एमसीक्यू के हवाले से इंपॉर्टेंट है, पैराडॉक्सिकल मूवमेंट ऑफ एब्डोमेन एंड डायफ्राम ऑन इंस्पायरेशन इज अ साइन ऑफ इम्पेंडिंग रेस्पिरेटरी फेलियर. This is a clinical sign and this is important for MCQ as well. Now, what will be the management of acute severe asthma और exacerbation of asthma? इसमें आपने 4 बातें याद रखनी है. Number 1, oxygen. Number 2, nebulized bronchodilators. Number 3, systemic glucocorticoids. Number 4, IV magnesium sulfate. And last is, if all these measures fail, then we'll go for assisted ventilation. मैनेजमेंट ऑफ एक्यूट सीवियर एस्थमा को डिस्कस करने से पहले मैं आपको यहाँ पे एक बात इंपॉर्टेंट बता देती हूँ कि एस्थमा को अगर हम रिलेट करें रेस्पिरेटरी फेलियर के साथ, तो यू नो वेरी वेल देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रेस्पिरेटरी फेलियर, 2 मेन टाइप्स. टाइप 1 के अंदर हाइपोक्सीमिया होता है और टाइप 2 में हाइपोक्सीमिया के साथ हाइपरकैपनिया होता है. यहाँ पे जो मैंने बात की थी ना कि लाइफ थ्रेटनिंग एस्थमा में पेशेंट हाइपोवेंटिलेशन की तरफ जाता है और फिर हाइपरकैपनिया हो जाता है, दिस इज़ एक्चुअली टाइप 2 रेस्पिरेटरी फेलियर. तो लाइफ थ्रेटनिंग एस्थमा या एक्यूट एक्सासर्बेशन वेयर देयर इज़ रेस्पिरेटरी मसल फटीग की तरफ पेशेंट जा रहा है, तो उसमें हाइपोवेंटिलेशन दैट इज़ एक्चुअली ग्लोबल हाइपोवेंटिलेशन, मतलब ऑल द एल्वुला ऑफ द लंग्स आर इन द हाइपोवेंटिलेटेड स्टेट, जिसकी वजह से हाइपरकैपनिया हो रहा है, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस हो रही है, तो दैट इज़ टाइप 2 रेस्पिरेटरी फेलियर. लेकिन अगर अर्ली स्टेज है एस्थमा की, देयर आर सम एल्वुलाई हाइपोवेंटिलेटेड, तो उसमें क्या होता है कि VQ मिसमैच, वेंटिलेशन परफ्यूजन मिसमैच होता है, तो उसमें पेशेंट टाइप 1 रेस्पिरेटरी फेलियर में जा सकता है. दिस टाइप 2 रेस्पिरेटरी फेलियर इज़ मोर इम्पॉर्टेंट इन लाइफ थ्रेटनिंग एस्थमा और बेशन ऑफ एस्थमा की मैनेजमेंट. ऑक्सीजन
सबसे जो पहला स्टेप होता है ना, दिस इज़ ऑक्सीजन। कितनी देनी है? हाई कॉन्सेंट्रेशन 60% ह्यूमिडिफाइड ऑक्सीजन टू मेंटेन सैचुरेशन 92% से ज़्यादा, और प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन 70 to 90 मिलीमीटर ऑफ मर्करी। इतनी ऑक्सीजन पे अगर पेशेंट अपनी सैट्स को मेंटेन रख लेता है तो दिस इज़ गुड साइन। फेलियर टू अचीव प्रॉपर ऑक्सीजनेशन इज़ एन इंडिकेशन ऑफ असिस्टेड वेंटिलेशन। इनहेल्ड ब्रोंकोडायलेटर्स में हम देते हैं नेबुलाइज्ड साल्ब्यूटामोल के साथ नेबुलाइजेशन करवाते हैं, या फिर साल्ब्यूटामोल के साथ इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड को भी ऐड कर देते हैं। देन सिस्टेमिक ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, इसमें दो हमारे पास ऑप्शन है। ज़्यादा जो इस्तेमाल होता है दिस इज़ IV हाइड्रोकोर्टिसोन, क्योंकि पेशेंट एक्सरबेशन में है, उसको स्वेटिंग हो रही है, उसे बोला जा नहीं रहा, वो बहुत रेस्पायरेटरी डिस्ट्रेस की तरफ जा रहा है, तो हम ओरल की तरफ नहीं जाएंगे, हम IV हाइड्रोकोर्टिसोन दे देंगे। देन दिस IV मैग्नीशियम सल्फेट, ये हमारे पास फोर्थ ऑप्शन आता है। जब पीक एक्सपायरेटरी फ्लो लेस देन 30% हो और हम ऊपर वाले तीनों काम कर चुके, हमने पेशेंट को ऑक्सीजन दे दी, हमने उसको नेबुलाइज करवा दिया हुआ हाई डोज ब्रोंकोडायलेटर्स के साथ, हमने उसको IV हाइड्रोकोर्टिसोन भी दे दी है। उसके बाद जो सेकंड लाइन जो थेरेपी है ना, दिस इज़ मैग्नीशियम सल्फेट व्हेन पीक एक्सपायरेटरी फ्लो इज़ लेस देन 30%। अच्छा, एमाइनोफाइलिन इन्फ्यूजन भी लिखा हुआ है एज अ ट्रीटमेंट, लेकिन दिस इज़ लीस्ट कॉमन प्रैक्टिस। इसमें पेशेंट की कॉन्टीन्यूस कार्डिक मॉनिटरिंग भी साथ करनी होती है, क्योंकि देर इज़ हाई रिस्क ऑफ टेकीआरिथमियास एंड अदर कॉम्प्लिकेशंस एज वेल। लास्ट पे क्या होता है कि इफ़ ऑल दीज अबव मेजर्स फेल विल गो फॉर असिस्टेड वेंटिलेशन। अगर मैं पॉइंट्स की बात करूँ, टू बी वेरी स्पेसिफिक, व्हाट आर द इंडिकेशंस ऑफ असिस्टेड वेंटिलेशन, तो पेशेंट कोमाटोज है, रेस्पिरेटरी अरेस्ट में है, डिटोरियोरेटिंग ABG प्रोफाइल है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन लेस देन 60 है एंड स्टिल फॉलिंग, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मोर देन 45 है एंड राइजिंग, pH इज लो एंड फॉलिंग, मतलब पेशेंट रेस्पिरेटरी एसिडोसिस में है, साथ में एग्जॉस्शन, डिलीरियम, ड्राउजीनेस, कोमाटोज स्टेट है। दीज ऑल आर द इंडिकेशंस ऑफ असिस्टेड वेंटिलेशन। अच्छा, अभी एक रेस्क्यू ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, ये पॉइंट बस आप इसमें इसकी डोज याद रख लें कि रेस्क्यू ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स देते कब हैं? माइल्ड टू मॉडरेट एक्सर्बेशन में। वाई? इन ऑर्डर टू इन एन अटेम्प्ट टू रीगेन कंट्रोल। 30 to 60 mg prednisolone. What are the indications? Peak expiratory flow less than 60%. Sleep disturbance by asthma. Persistence of morning symptoms until midday. Diminished response to inhaled bronchodilators. Then last is, अच्छा अभी तक हमने सारी मैनेजमेंट की बात कर ली, बस एक पॉइंट रह गया, कॉम्प्लिकेशंस ऑफ एस्थमा। तो यहाँ पे लिखा नहीं है मैंने, लेकिन मैंने आप लोगों को बताया कि उसमें रेस्पिरेटरी फेलियर बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत कॉमन है। अर्ली फेजेस में टाइप 1 हो जाता है, क्योंकि टाइप 1 के अंदर जो हाइपोवेंटिलेशन है ना, वो सिर्फ कुछ एल्वेलाई में है, उसको हम बोलते हैं रीजनल हाइपोवेंटिलेशन, जिसके रिजल्ट में VQ मिसमैच होता है और टाइप 1 रेस्पिरेटरी फेलियर है। टाइप 2 रेस्पिरेटरी फेलियर इज सीन इन लाइफ थ्रेटनिंग एस्थमा, रेस्पिरेटरी मसल फटीग, जहाँ पे ग्लोबल हाइपोवेंटिलेशन, कार्बन डाइऑक्साइड रिटेंशन विच इज़ एक्चुअली हाइपरकैप्निया। अदर कॉम्प्लिकेशंस इंक्लूड कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया, COPD का वेरिएंट। एस्थमा का पेशेंट COPD की तरफ भी जा सकता है, स्पेशली अगर वो स्मोकर है, और अब जो एयर फ्लो ऑब्स्ट्रक्शन है वो रिवर्सिबल की बजाय इरिवर्सिबल हो गई है। नीमोथोरेक्स है, नीमोमीडियास्टिनम है और ABPA है। ABPA इज़ एलर्जिक ब्रोंकोपल्मोनरी एस्परजिलोसिस। इसमें एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है चेस्ट एक्सरे की फाइंडिंग। अगर एस्थमा के पेशेंट को ABPA हो गया है तो उसके चेस्ट एक्सरे पे आपको फ्लीटिंग शेडोज नज़र आएंगे। ये बात MCQ में पूछी जा सकती है और क्लिनिकली भी इम्पॉर्टेंट है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट एस्थमा। अप टिल नाउ वी हैव कवर्ड फिजियोलॉजी, पैथोफिजियोलॉजी, क्लिनिकल पिक्चर एंड मैनेजमेंट ऑफ एस्थमा, कॉम्प्लिकेशंस, ईच एंड एवरीथिंग। अगर आपको कोई क्वेश्चन है, कोई भी बात समझ नहीं आई, तो आप लोग कमेंट्स में पूछ लें। अल्लाह हाफिज़।